नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। उत्तर प्रदेश के आगरा में वाक़े पारस अस्पताल में 5 मिनट में 22 मरीजों की मौत की मॉक ड्रिल का मामला तूल पकड़ने लगा है। मंगल के रोज कांग्रेस कायद राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी हुकूमत को निशाने पर लिया। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी हुकूमतों में ऑक्सीजन और इंसानियत दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक जुर्म के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मरने वालों के अफराद खानदान से मेरी हमदर्दी है। वहीं प्रियंका गांधी ने उस वीडियो को पोस्ट किया जिसमें पारस अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन ये कह रहे हैं कि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी गई थी और 22 मरीजों की मौत हो गई। प्रियंका गांधी ने वजीर आजम मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ की कुछ बड़ी बातों का जिक्र किया। प्रियंका ने ट्वीट किया कि पीएम कहते हैं कि मैंने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, सीएम कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, कमी की अफवाह फैलाने वालों की जायदाद जब्त होगी। आपको हम पहले वो वीडियो दिखाते हैं जो प्रियंका गांधी ने शेयर किया, जिसके बाद वो काफी वायरल हुआ। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पर भूल गए हमने भैया। फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात, समझो बात। कुछ लोग कर समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, तो दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा कि वजीर ने कहा कि मरीजों को जरूरत भर ऑक्सीजन दें, ज्यादा ऑक्सीजन ना दें। आगरा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म थी, 22 मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके मॉक ड्रिल की गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के वजीर सेहत जयप्रताप सिंह का कहना है कि पारस अस्पताल में ऑक्सीजन मुहैया कराने में जो मसला आया है उसकी शिकायत मिली है, जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं आगरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस पूरे मामले को नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई, बल्कि ऑक्सीजन वहां रोका ही नहीं गया था। कोई नहीं जा रहा, तो दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण दो बात है, ऑक्सीजन की आपूर्ति और नंबर ऑफ डेथ्स। जो इनके यहाँ जो तथाकथित वीडियो है वह 28 अप्रैल 2021 का है। उसके क्रम में हम लोगों ने इनका बैकवर्ड कैलकुलेशन किया, ठीक से जांच किया इसका। पहले एडीएम सिटी और एसीएमओ आ गए थे, इन्होंने सारे आंकड़ों को देखा, फिर हमने देखा कहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी। 25 तारीख को इनके यहाँ टोटल 149 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे, 26 तारीख को 121 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे और 27 तारीख को 117 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। इसके अलावा इनके पास 20 सिलेंडर होता है जो हमेशा रिजर्व में रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनको कम से कम 3 से 4 घंटे का बैकअप जरूरी होता है। इसके क्रम में इन तीनों दिनों में इनके पास जो बैकअप सिलेंडर था मिनिमम या 16 फिल हुआ था। यह दर्शाता है कि इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, नंबर 1। दूसरा जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो कोविड पॉजिटिव मृत्यु की घटना हुई है वह संख्या मैंने आगरा के हमारे 4 और 3 संख्या थी। अलग से डेथ ऑडिट की टीम सीएमओ साहब की पुनः आएगी, एक एक करके सबका कॉज ऑफ डेथ देखेगी। कुछ इसमें हमारे पेशेंट्स आगरा के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा आपको कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बिहार के जिला बांका में एक जोरदार बम धमाके के सबब जहां मदरसे की इमारत मुनहदिम हो गई, वहीं एक मौलवी की मौत की खबर भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जहां पर धमाका हुआ वहां करीब में ही एक मस्जिद वाक़ है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मदरसे की इमारत का आधा हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील हो जाने की खबरें मौसूल हो रही हैं और इसकी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि धमाके में कमोबेश निस दर्जन अफराद जख्मी हुए हैं और एक इमाम की मौत वाक़ हो गई है। पुलिस के जरिए लाश को बरामद किए जाने की बात भी रिपोर्ट में बताई गई।
इस खबर के मुताबिक बम धमाके के बाद जख्मी हुए सभी लोगों का इलाज करीब के ही किसी इलाके में कराया जा रहा है, लेकिन इस ताल्लुक से कोई मुसद्दका जानकारी हासिल नहीं हो सकी। इलाज के दौरान ही मौलवी की मौत होने की खबर सामने आई है। बताया जाता है कि रीना जोगीड़ा पंचायत के चांदनी नदी से मलहका नोटोलिया में वाक़ नूरी मस्जिद इस्लामपुर अहाते के करीब बम धमाका हुआ। ये धमाका इस कदर ज़ोरदार था कि वहां मौजूद मदरसा मुनहदिम हो गया। अच्छी बात यह रही कि लॉकडाउन की वजह से मदरसा बंद था और गेट में भी ताला लगा हुआ था, वरना इस धमाके में मदरसे के तुलबा को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ व दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि करीबी घरों के लोग घर खाली करके किसी दूसरी जगह चले गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सचेड़ी में आज रात एक बड़ा हादसा हो गया। इसमें करीब 15 से 20 लोगों की मौत की खबर है। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। एम्बुलेंस से जख्मियों को हैलट हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। कानपुर से संचेड़ी में शताब्दी बस सवारी भरा लोडर और टेम्पो में जबरदस्त टकराव हो गया। इन गाड़ियों में सवार लोग दब गए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। इतला पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लोगों की मदद से बचाव काम चल रहा है। जख्मियों को आनन फानन में लोडर से ही हैलट भेजा जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने प्राइवेट कंपनीज को दी जाने वाली वैक्सीन की कीमतें तय कर दी हैं। वजारत सेहत के मुताबिक निजी अस्पतालों को कोविशील्ड सबसे सस्ते दरों पर मिलेगी। हुकूमत ने इसकी कीमत 780 रुपये तय की है। सबसे महंगी कोवैक्सीन है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 1410 रुपये में दी जाएगी। स्पुतनिक वी की कीमत 1145 रुपये होगी। अभी यह साफ नहीं कि मरकजी हुकूमत ने निजी अस्पतालों के लिए मैक्सिमम 150 रुपये सर्विस चार्ज की जो हद तय की है वो इन कीमतों में शामिल है या नहीं। रियासतों को मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान के अगले ही दिन मरकजी हुकूमत ने वैक्सीन का एक बड़ा ऑर्डर दिया है। वजारत सेहत ने मंगल के रोज़ 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी किया। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन शामिल हैं। हुकूमत ने कंपनियों को ऑर्डर की 30% रकम भी एडवांस में जारी कर दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ कौम के नाम खिताब में ऐलान किया था कि 21 जून से 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों को भी फ्री वैक्सीन का फ़ायदा मिलेगा। वजारत सेहत ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके मुताबिक मरकजी हुकूमत वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी से 75% डोज खरीद कर रियासतों को मुफ्त में देगी, लेकिन रियासतों को वैक्सीन की डोज वेस्ट करने से बचना होगा, नहीं तो उन्हें मिलने वाली सप्लाई पर असर पड़ेगा। साथ ही कहा गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए वैक्सीन की कीमत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही तय करेंगी। मरकज की तरफ से रियासतों को वैक्सीन के जितने डोज मिलेंगे उनमें रियासतों को प्रायोरिटी तय करनी होगी। इस प्रायोरिटी में हेल्थ केयर वर्कर्स सबसे ऊपर होंगे। इसके बाद 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और फिर उन लोगों को अहमियत देनी होगी जिनका दूसरा डोज बाकी है। इसके बाद 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का नंबर आएगा। इनके वैक्सीनेशन के लिए रियासती हुकूमत अपने हिसाब से प्रायोरिटी तय करेगी। दुनिया भर में कोरोना के 3,12,278 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 7,900 लोगों की जान भी गई। सबसे ज़्यादा मामले अब भी हिंदुस्तान में ही सामने आए हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हिंदुस्तान के बाद ब्राज़ील में दूसरे नंबर पर 38,750 केसेस आए हैं और 1,119 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। कोरोना की रफ्तार की बात करें तो धीरे धीरे वबा की लहर कमज़ोर पड़ रही है। पिछले 5 हफ्तों के आंकड़े देखें तो दुनिया में कोरोना के मामले 46% तक कम हो गए हैं। 4 से 10 मई के बीच दुनिया में 54 लाख लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यह आंकड़ा पिछले हफ्ते यानी 1 से 7 जून के बीच कम होकर 28,90,000 तक पहुंच गया। दुनिया में अब तक 17 करोड़ 43 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 37,51,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 करोड़ 80 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल 1 करोड़ 29 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियसिस ने उन मुल्कों को इंतबाह दिया है जो पाबंदियां हटाने में जल्दबाजी कर रहे हैं। WHO चीफ ने पीर की रात कहा कि हमारे सामने ऐसे मामले जिनमें डेल्टा समेत कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स तेजी से फैल रहे हैं, ऐसे में पाबंदियां हटाने की जल्दबाजी खतरनाक और नुकसानदायक साबित हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि गरीब मुल्कों में अभी तक वैक्सीन नहीं पहुंची है।
the Americas, and the Western Pacific. Increasingly, we see a two-track pandemic. Many countries still face an extremely dangerous situation, while some of those with the highest vaccination rates are starting to talk about ending restrictions. The inequitable distribution of vaccines has allowed the virus to continue spreading, increasing the chances of a variant emerging that renders vaccines less effective. हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 87,295 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 63 दिन के बाद मुल्क में एक दिन में 1 लाख से कम कोरोना मुतासरीन की पहचान हुई है। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,563 लोग कोरोना से मुतासिर हुए थे। अमवात के आंकड़ों में भी कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 2115 मुतासरीन ने जान गंवाई है। ये बीते 46 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 22 अप्रैल को 2257 लोगों की मौत हुई थी। अब तक 3,51,344 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह भी रही कि पिछले 24 घंटों में 1,85,747 लोग कोरोना से रिकवर हुए। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 1,535 की गिरावट दर्ज की गई। जो अगली वेव्स हैं ये बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी। अगर हम पूरा डेटा देखें, इंडियन डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, या ग्लोबल डेटा देखें, तो अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड द वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहां पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, 60 to 70% जो बच्चे एडमिट हुए थे, दे वर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज। या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी, या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। और चाहे हम इंडियन डेटा देखें, चाहे ग्लोबल डेटा देखें, और कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी कई केसेस आ रहे हैं, नए वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें कभी अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होती है। तो आई डोंट थिंक दैट वी विल हैव एनी सीरियस इन्फेक्शन इन द फ्यूचर इन चिल्ड्रन। ये जो अगली वेव्स हैं ये भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को जुलाई से सितंबर के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल सकती है। इसे बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक इसके लिए WHO में अप्लाई कर चुकी है। अगर ऐसा होता है तो सितंबर से कोवैक्सीन लगवा चुके लोग भी बैरूनी सफर कर सकेंगे। कंपनी ने बताया कि 60 मुल्कों में कोवैक्सीन के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स की प्रोसेस चल रही है। इनमें कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका और ब्राजील भी शामिल हैं। कंपनी ने बताया कि अप्रूवल के लिए WHO जिनेवा में एप्लीकेशन दी गई है। कोवैक्सीन को अब तक 13 मुल्कों में मंजूरी मिल चुकी है। ज्यादातर मुल्क अपने यहां आ रहे लोगों के वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। जिन्हें टीका नहीं लगा है उनके लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ सफर कर सकते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के कंट्रोल होते हालात के बीच डराने वाली खबर आई है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग में नए वेरिएंट का पता लगाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वेरिएंट ब्रिटेन और ब्राजील से हिंदुस्तान आए लोगों में पाया गया। इंस्टीट्यूट ने इसे B.1.128.2 नाम दिया है। ये हिंदुस्तान में पाए गए डेल्टा वेरिएंट की तरह संगीन है। इससे मुतासिर लोगों में कोरोना के संगीन अलामात दिख सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस पर स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन असरदार है। वेरिएंट की स्टडी के बाद पाया गया है कि ये लोगों को संगीन रूप से बीमार कर सकता है। इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन असरदार है या नहीं, इसके लिए स्क्रीनिंग की जरूरत बताई गई है। NIV की ये स्टडी BioRxiv में ऑनलाइन पब्लिश हुई है। वहीं इस इंस्टीट्यूट की एक और स्टडी में बताया गया कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है और वैक्सीन की 2 डोज से जो एंटीबॉडीज बनती हैं उससे इस वेरिएंट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कोरोना वबा ने सिर्फ इंसानों को बीमार नहीं किया, उनकी जानें नहीं ली, बल्कि उसने लोगों को माशी तौर पर भी बुरी तरह मुतासिर किया। जिंदगी के कई शोबे हयात बुरी तरह मुतासिर हैं, कई सनतें बुरी तरह मुतासिर हैं, जिसमें सयाहत एक सनत है और सयाहत यानी टूरिज्म से जुड़ी होटल की सनत बुरी तरह मुतासिर है। मुंबई से खबर आई है कि हयात रेजेंसी मुंबई ने
पैसे की कमी की वजह से अपने तमाम ऑपरेशंस आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। वाज़ेह है कि हयात रीजेंसी मुंबई के मालिक ने बयान में कहा कि अगले नोटिस तक होटल बंद रहेगी क्योंकि एशियन होटल्स वेस्ट से कोई फंड्स नहीं मिल रहा है। नोटिस में कहा गया कि होटल के स्टाफ को मुतल्ला किया जाता है कि एशियन होटल्स लिमिटेड से हयात रीजेंसी मुंबई के पास तनख्वाहें देने के लिए और होटल में ऑपरेशंस चलाने के लिए कोई फंड नहीं आ रहा है। होटल के तमाम ऑपरेशंस आर्जी तौर पर फौरी मुअत्तल कर दिए गए हैं और होटल अगले नोटिस तक बंद रहेगा। हयात के तमाम बुकिंग चैनल्स पर रिजर्वेशन दस्तयाब नहीं होगा। दिलीप कुमार की अहलिया और अपने दौर की मकबूल अदाकारा सायरा बानो ने शहंशाह जज्बात की मौत की अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि 98 साल के अदाकार 2-3 दिनों में अपने घर वापस लौट आएंगे। उन्होंने दिलीप कुमार के मुद्दाओं से अपील की कि व्हाट्सएप पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर यकीन ना करें। दिलीप कुमार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सायरा बानो ने ट्वीट करके कहा कि साहब की हालत मुस्तहकम है, आपने उनकी सेहत के लिए दिल से जो दुआएं की हैं उनके लिए शुक्रिया। डॉक्टरों के मुताबिक वो 2-3 दिन में घर लौट जाएंगे इंशाअल्लाह। मराठा रिजर्वेशन, तूफानों से हुए नुकसान और वैक्सीनेशन जैसे कई अहम मुद्दों पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मंगल के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। खास बात यह थी कि एक दिन पहले मुलाकात का शेड्यूल हुआ और दोनों ने मीटिंग अकेले में की। ये बातचीत काफ़ी लंबी चली, करीब 1 घंटा 40 मिनट तक कई सवाल इस मीटिंग में जब सवाल हुए तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि भले ही सियासी तौर से हम साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। मैं कोई नवाज शरीफ से थोड़ी ही मिलने गया था जो छिपकर मिलता। अगर मैं उनसे ज़ाती तौर पे भी मुलाकात करता हूं तो इसमें गलत क्या है। उद्धव जब मोदी से मिलने पहुंचे तो 7 लोक कल्याण मार्ग में वाक़े वज़ीर आज़म के रिहायशगाह पर डिप्टी सीएम अजीत पवार और वज़ीर अशोक चौहान भी मौजूद थे, लेकिन मोदी से मुलाकात के दौरान सिर्फ उद्धव ही मौजूद थे। उद्धव ठाकरे वज़ीर आला बनने के बाद दूसरी बार वज़ीर आज़म से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों की पहली मुलाकात 6 दिसंबर 2019 को हुई थी। महात्मा गांधी की पड़पोती आशीष लता राम गोविंद को साउथ अफ्रीका में 7 साल की जेल की सजा हुई है। डरबन की एक अदालत ने 60 लाख रैंड यानी 3 करोड़ 22 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पीर के रोज उन्हें सजा सुनाई। इस केस में वो 2015 से जमानत पर थी। लता राम गोविंद गांधी जी की पड़पोती और मशहूर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ईला गांधी और मेवा राम गोविंद की बेटी हैं। मेवा का इंतकाल हो चुका है। ईला गांधी को हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों मुल्कों में कौमी एजाज मिल चुका है। साउथ अफ्रीका के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट SR महाराज ने आशीष लता पर जालसाजी का केस किया था। महाराज की न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स नाम की कंपनी है जो जूते, चप्पल, कपड़े और लेनिन के इंपोर्ट, बिक्री और मेकिंग का काम करती है। उनकी कंपनी प्रॉफिट मार्जिन के तहत दूसरी कंपनियों की माशी मदद भी करती है। लता राम गोविंद ने महाराज से 2015 में मुलाकात की थी। लता ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उन्होंने हिंदुस्तान से लेनिन के 3 कंटेनर मंगाए हैं। ये कंटेनर साउथ अफ्रीकन हॉस्पिटल ग्रुप नेटकेयर को डिलीवर करना है। लता ने कहा कि उन्हें साउथ अफ्रीका तक कंटेनर लाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने SR महाराज को नेटकेयर कंपनी से जुड़े दस्तावेज भी दिए थे। नेटकेयर कंपनी के दस्तावेज और लता राम गोविंद के खानदान को देखते हुए महाराज ने उनके साथ डील करते हुए पैसे दिए थे। दोनों के बीच प्रॉफिट की हिस्सेदारी की बात भी हुई थी। फर्जीवाड़े का पता चलने के बाद कंपनी के डायरेक्टर ने लता के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। 2015 में लता के खिलाफ कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह कहा गया था कि लता ने इन्वेस्टर को यकीन दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज और चालान दिखाए थे। इस मामले में अब उन्हें सजा हो चुकी है। महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा MP नवनीत कौर राणा का कास्ट सर्टिफिकेट हाईकोर्ट ने मंगल के रोज रद्द कर दिया। शिवसेना के साबिक सांसद आनंदराव अडसूल की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। इसके बाद अब राणा की लोकसभा की रुकनीत खतरे में पड़ गई है। अमरावती लोकसभा सीट शेड्यूल कास्ट के लिए महफूज है। आनंदराव का इल्जाम था कि नवनीत कौर राणा ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर यहां से लोकसभा का इलेक्शन जीता था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राणा का कास्ट सर्टिफिकेट गलत पाया। उन्हें 2 लाख रुपए का जुर्माना भरने और 6 हफ्ते के अंदर सभी सर्टिफिकेट जमा करने का हुक्म दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुस्तकबिल की सियासत का खाका दिल्ली में करीब करीब तय कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की दिल्ली के इजलास में
साल 2022 में यूपी असेंबली इंतखाबात वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में लड़ने का फैसला किया गया है। इससे भी अहम ये फैसला लिया गया है कि यूपी और दूसरे 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात में अब वजीर आज़म नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे। संघ का मानना है कि इलाकाई जो मकामी कायदीन हैं उनके मुकाबले वजीर आज़म के चेहरे को सामने रखने से उनकी इमेज को नुकसान हुआ है। अपोजिशन बेवजह उन्हें निशाना बनाते हैं। संघ किसी भी कायद को अलग करने या नाराजगी के साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इस पर योगी को खरा उतरना है। महाराष्ट्र में शरद पवार अपने खानदान के साथ लाने पर भी गौर हो रहा है। आरएसएस की दिल्ली में हुए इजलास में सरसंचालक मोहन भागवत और दीगर कायदीन की मौजूदगी में फैसले लिए गए हैं। जराये का कहना है कि इस इजलास में वेस्ट बंगाल के इंतखाबात को लेकर काफ़ी गौर व फिक्र किया गया, रिव्यू किया गया। संघ के कायदीन का मानना है कि वेस्ट बंगाल के असेंबली इंतखाबात में ममता बनाम मोदी की सियासत से नुकसान हुआ। इसमें इलेक्शन हारने से ज़्यादा अहम यह है कि सियासी मुखालिफिन को वज़ीर आज़म मोदी पर बार बार हमला करने का मौका मिला। इससे उनकी इमेज को नुकसान होता है। इससे पहले भी बिहार में 2015 के असेंबली इंतखाबात में नीतीश कुमार के खिलाफ और फिर दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी इस सियासत से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और कांग्रेस ने मोदी की इमेज मुसलमान मुखालिफ बनाने की सियासत अपनाई। इससे मुसलमान वोटर एकजुट हो गए और 70% से ज़्यादा मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट देकर इंतखाबात को एक तरफा कर दिया। वेस्ट बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान आबादी काफ़ी है और करीब 75 सीटों पर वो इलेक्शन के नतायज पर असर डाल सकते हैं। यूपी में भी मोदी को चेहरा बनाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर से मुसलमानों को एकजुट करने में कामयाब हो सकते हैं। जराये की बात माने तो इजलास में यह भी कहा गया है कि खासतौर से नॉर्थ उत्तर प्रदेश में योगी की इमेज मुसलमान मुखालिफ नहीं है और गोरखपुर के साथ जुड़े इलाकों में मुसलमान और पिछड़ों में गोरखनाथ मंदिर पर भरोसा है। वज़ीर आला बनने से पहले तक योगी आदित्यनाथ मंदिर के महंत के तौर पर मकामी मुसलमानों के तनाज़े मंदिर में बैठकर सुलझाते और उनकी मदद भी करते थे। मकर संक्रांति पर मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेला में ज़्यादातर दुकानें मुस्लिम कारोबारियों की होती थी। जराये के मुताबिक एक और अहम बात पर काफ़ी गौर किया गया कि इस बार यूपी असेंबली इंतखाबात में बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारे। इससे उसकी मुस्लिम मुखालिफ इमेज बनाने का मौका मुखालिफिन को नहीं मिलेगा। राजस्थान में पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद बनी कांग्रेस की 3 रुकनी सुलह कमेटी की अब तक रिपोर्ट नहीं आने पर कांग्रेस में एक बार फिर मुखालिफत के सुर उठने शुरू हो गए हैं। साबिक डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनसे किए गए वादे पूरे नहीं होने पर नाराजगी जताई है। पायलट ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में खुलकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 10 महीने हो गए हैं और उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। पायलट ने कहा कि मुझे समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा टर्म पूरा हो चुका है और वो मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। ये अफसोसनाक बात है कि जिन वर्कर्स ने पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए दिन रात काम किया, मेहनत की और अपना सब कुछ लगा दिया, उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही है। इंडियन नेवी अब और भी पावरफुल होने वाली है। उसे इस साल अमेरिका से दुनिया के बेहतरीन MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। हिंदुस्तान को 24 में से 2 हेलीकॉप्टर जुलाई में जबकि 1 साल के आखिर में मिलेगा। यह हेलीकॉप्टर समुद्री जहाज़ों और सबमरीन्स को ढूंढकर मारने की कैपेसिटी रखता है। ओहदेदारों के मुताबिक नेवी के करीब 15 ऑफिसर अभी हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ट्रेनिंग पीर से अमेरिका में फ्लोरिडा के पेंसाकोला शहर में शुरू हुई है। रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टरों को लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया था। मरकजी हुकूमत का पिछले साल ही हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर अमरीकी हुकूमत से करार हुआ था। 24 हेलीकॉप्टर्स की कीमत करीब 17,500 करोड़ रुपए है। करार के मुताबिक अमरीका को सभी हेलीकॉप्टर्स 2024 तक हिंदुस्तान को देने हैं। वेस्ट राजस्थान में एक बार फिर टिड्डी के हमले का खतरा मंडरा रहा है। ईरान में पाकिस्तान से जुड़े बॉर्डर के पास टिड्डी के कुछ ग्रुप्स पनप रहे हैं। इनके इसी महीने के खत्म तक पाकिस्तान में घुसने का अंदेशा जताया गया। इसके बाद ये हिंदुस्तान में आ सकते हैं। पिछले लगातार 2 सालों से हो रहे टिड्डी के हमलों में वेस्ट राजस्थान में फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के एक तंजीम की जानिब से
वार्निंग दी गई है और कहा गया है कि इथियोपिया और सोमालिया में इन दिनों हो रही बारिश के चलते बड़ी तादाद में टिड्डियों के पनपने का मौका मिला है। हालांकि अंडों से बाहर निकलते ही इनमें खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही है। वहीं साउथ वेस्ट ईरान में मौसम काफ़ी इन टिड्डियों के ग्रोथ के लिए काफ़ी ठीक ठाक है, इसीलिए उन्होंने वहां पे अंडे दे रखे हैं। इनमें से हॉपर बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। इन्हें मारने के लिए ईरान में भी खास अभियान यानी एक मुहिम चलाई जा रही है। इस तंजीम का मानना है कि कुछ टिड्डी ग्रुप पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाएंगे। जब तक पाकिस्तान में मानसून भी एक्टिव हो जाएगा उस वक्त उनके लिए आगे बढ़ने की सभी हालात मुवाफिक होंगे और ये हिंदुस्तान में दाखिल हो सकते हैं। कनाडा के ओंटारियो सूबे के शहर लंदन में इतवार की शाम को घर से चहलकदमी के लिए निकले एक ही खानदान के 5 मुसलमानों को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पिकअप ट्रक से रौंद दिया गया। इसमें 9 साला बच्चे की बच जाने की खबर है। बाकी घर के 4 अफराद जिनमें दादी, बाप, बीवी और बेटी थी उनका मौके पर ही इंतकाल हो गया। कनाडा की पुलिस का कहना है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस मुस्लिम खानदान को गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया। पुलिस ने मौके वारदात से तकरीबन 7 किलोमीटर पर वाक़ एक शॉपिंग सेंटर से 20 साला कनाडा के शख्स को गिरफ्तार किया है और इस पर कत्ल के 4 और इक़दाम कत्ल का एक इल्ज़ाम लगाया। पुलिस का कहना है कि नफरत पर मबनी जुर्म है और उनको मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया गया। हमलावर का नाम नेथनेल वेलेटमैन बताया गया है। मरने वालों में 46 साला फिजियोथेरेपिस्ट, 44 साला खातून जो वहां के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, 15 साला 9वीं जमात की तालिबा और उसकी 74 साला ज़ईफ दादी शामिल है। पुलिस का कहना है कि इसी खानदान के 9 साला बच्चे को अस्पताल में दाखिल किया गया है मगर उसकी जान को खतरा नहीं है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट करके कहा कि लंदन ओंटारियो से आने वाली खबर से उन्हें शदीद सदमा पहुंचा। जिन अफराद के प्यारों को इस नफरत आमेज वाक़े ने दहशतज़दा किया है, हम आपके साथ हैं। हम उस बच्चे के साथ भी खड़े हैं जो इस वक्त अस्पताल में दाखिल है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 और एशिया कप 2023 के जॉइंट क्वालिफायर में पीर के रोज सुनील छेत्री के शानदार 2 गोल की बदौलत हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की है। सुनील छेत्रा ने मैच के 79 मिनट में और 92 मिनट में गोल किया। इसकी बदौलत छेत्री के इंटरनेशनल गोल की तादाद 74 हो गई जो 117 मैचेस में उन्होंने बनाए हैं। इस मामले में उन्होंने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को भी पीछे छोड़ दिया है। इंटरनेशनल गोल के मामले में छेत्री 10वें मकाम पर पहुंच गए हैं जबकि मेसी 12वें मकाम पर हैं। मेसी के 143 मैचों में 72 गोल हैं। ईरान के साबिक खिलाड़ी अली डेई 149 मैचों में 109 गोल के साथ टॉप पर हैं। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 174 मैचों में 103 गोल के साथ दूसरे मकाम पर हैं। हिंदुस्तान का अगला मैच 15 जून को अफगानिस्तान के साथ है। छेत्री अगर इसमें 3 गोल करते हैं तो वो ब्राजील के ऑल टाइम ग्रेट पेले के 77 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। मैच के बाद छेत्री ने कहा कि मैं गोल करते वक्त उसे गिनता नहीं हूं, संन्यास लेने के बाद गोल को लेकर जरूर बात करूंगा। हिंदुस्तान पहले ही 2022 फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है लेकिन उसके पास एशियाई कप 2023 में क्वालिफाई करने के बहुत अच्छे मौके हैं। एशियाई कप 2023 चीन में होना है। बांग्लादेश के खिलाफ मिली जीत हिंदुस्तान के कोच इगोर स्टिमैक की क़यादत में दूसरी जीत है। बांग्लादेश के खिलाफ जीत के साथ ही हिंदुस्तानी टीम 7 मैचों में 7 पॉइंट्स के साथ आगे है। इसके साथ ही टीम ग्रुप ई में तीसरे मकाम पर पहुंच गई है। टीम इंडिया को अब तक खेले 7 मैचों में से 3 मैचों में हार मिली है जबकि 3 मैच ड्रॉ हुए हैं। अफगानिस्तान चौथे मकाम पर है जबकि बांग्लादेश 2 पॉइंट्स के साथ 6 टीमों की लिस्ट में सबसे नीचे है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।